दोस्तों यूपीपीसीएस की तैयारी करते समय हम सबको यही लगता है कि जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ लेंगे सिलेक्शन के उतने करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन पिछले कई सालों के पेपर देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि एग्ज़ाम में वही पूछा जाए जो आपने पढ़ा है यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो पूछा गया है उसे लॉजिक और थिंकिंग की मदद से सॉल्व करना आपको आना चाहिए और यही सबसे बड़ी स्किल्स है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम मत पढ़ो, लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, घटना चक्र मत पढ़ो। देखो ये सब पढ़ो, ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रीलिम्स आपका मेमोरी का टेस्ट नहीं है, आपकी यादाश्त का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। आप किस तरीके से एग्जाम हॉल में लॉजिक लगा रहे हो, किस तरीके से आपने पिछले साल के पेपर का एनालिसिस किया है, किस तरीके से आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हो। इसके बेस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं। देखो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको जो बताएंगे कि 7 साल से वो लगातार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। और कई वर्ग ऐसा भी है जिसका पिछले कई सालों से प्रीलिम्स निकल भी नहीं रहा है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि एक्चुअल में जो पेपर बार बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों पर काम किया है। उन्होंने एक्चुअल में पेपर के पैटर्न को समझा है, लॉजिक लगा रहे हैं वो लोग। और यही चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। देखो मैंने यूपीएससी के 3 मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हैं और यूपी पीसीएस के 2 मेंस और 1 इंटरव्यू दिया है। एक का रिजल्ट अभी आने वाला है, 1 मेंस का, ठीक है। और ये सब मैंने किया है फुल टाइम जॉब के साथ। तो इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस करके ही प्रीलिम्स हर बार क्रैक किया है। और वर्तमान में जो मैं आपके साथ वीडियो या कंटेंट जो भी शेयर कर रहा हूँ वो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू है। यानी मैं मार्केट से कोई भी चीज़ सुनकर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले भी वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें शेयर की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को बेस बनाकर, पेपर को बेस बनाकर शेयर की जा रही हैं। तो अब आते हैं प्रीलिम्स पर। देखो प्रीलिम्स का मैंने कई साल के पेपर का विश्लेषण किया और मुझे इसमें एक फिक्स पैटर्न समझ में आया है। और ये फिक्स पैटर्न समझने के बाद ही मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, कुछ पैटर्न जो डिकोड किए हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। सिर्फ 1.5 मिनट लगेगा। इसके बाद हम सीधे एक एक क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से हमें वो एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना चाहिए था, क्या लॉजिक लगाना चाहिए था, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो है वो है एंकर पॉइंट रूल। एंकर पॉइंट रूल का सीधा सा मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में एक ऐसा फैक्ट होता है जो सबसे ज़्यादा निश्चित यानी सर्टेन होता है और उससे मजबूत बनाता है। अगर उस फैक्ट को आपने पहचान लिया, अगर इस फैक्ट को आपने पहचान लिया तो पूरे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कि डोमेन मिसमैच का बड़ा रहता है इस पेपर में, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। डोमेन मिसमैच का क्या सीधा सा मतलब है? डोमेन मिसमैच का सीधा सा मतलब यह है कि हर संस्था, हर व्यक्ति, हर पद, हर संविधान के अनुच्छेद का एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है, यानी डोमेन होता है। अगर एग्जामिनर ने किसी संस्था का काम किसी दूसरी संस्था को दे दिया है या किसी राज्य, देश या संस्था की पहचान बदल दी है तो गलती वहीं छिपी है और बस इसी गलती को पहचानना है। जैसे ही आप इस गलती को पहचान गए आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एक चीज मुझे कॉमन सी मिली है पिछले साल के पेपर देखने में, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म का सीधा सा मतलब है कि देखो यार, कोई कई क्वेश्चन में फैक्ट याद करना सिर्फ इनफ नहीं होता है। आपको वहां समझना पड़ेगा कि यार कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो आंसर भी आ जाएगा। यानी केवल क्या होता है नहीं, बल्कि क्यों होता है और कैसे होता है इसको भी समझना पड़ेगा। तो यानी प्रोसेस से ज्यादा मैकेनिज्म उसका समझ गया। चौथा, एक्सप्लेनेशन टेस्ट रूल। यानी सही होना और सही एक्सप्लेनेशन होना दोनों अलग अलग बातें हैं, और वो जो असर्सर रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन के साथ इस चीज को हम देखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पीसीएस के पेपर में, यूपीएससी में तो ये चीजें नहीं दिखती हैं क्योंकि यूपीएससी का पेपर थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन पीसीएस के लेवल पर ये चीजें बहुत दिखती हैं। रूट वर्ड क्या है? मतलब साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट में कई ऐसे कठिन शब्द आएंगे, यानी आप उनके सफिक्स या प्रीफिक्स या रूट वर्ड का अर्थ अगर पता है तो आप आंसर बता देंगे। यानी सिर्फ उसके रूट को समझो
आपको पूरा चीज रटने की या पूरे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। और फिर कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी, मतलब कॉन्सेप्ट सही है तो स्टेटमेंट सही होने की संभावना बढ़ जाती है, और ये अक्सर होता है आपका हिस्ट्री पॉलिटिक क्वेश्चन में। तो ये कुछ रूल है, इसके साथ साथ हम आज इनको बेस बनाते हुए यूपी पीसीएस 2024 के हम 40 या 50 सवाल करेंगे, और हम देखेंगे कि ये सारे 40-50 सवाल इन्हीं रूल्स पर डिपेंड है। अगर इन चीज़ों को आपने ढंग से समझ लिया तो ये 40-50 सवाल में मैक्सिमम 90% आपके सवाल सही होंगे। तो चलते हैं सबसे पहला सवाल। देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेशवास। ठीक है, अब इसमें 4 नाम दिए गए हैं, रघुनाथ राव, बालाजी, बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ। अब आपको यहां पर यह समझना है कि इसमें से ऐसा कौन सा नाम है जो आप सबसे ज्यादा सुनते आए हैं। एक बार क्वेश्चन को ढंग से देखिए और फिर मुझे बताइए कौन सा ऐसा नाम है जो आप सबसे ज्यादा सुनते आए हैं। इसमें आप देखोगे कि हाँ, बालाजी विश्वनाथ एक ऐसा नाम है जो सबसे ज्यादा आप सुनते हो, या कुल मिला के देखा जाए तो पेशवाओं की पेशवाहत यहीं से शुरू होती है। ठीक है, अब तो इनको क्या है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का नाम आएगा। अब इसमें देखो किसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का नाम है, सिर्फ ऑप्शन ए है जहां बालाजी विश्वनाथ का सबसे पहले नाम है। यानी अब आपको इन 3 के बारे में नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इनसे सबसे कम किन के बारे में सुनते हो, नारायण राव, रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव के बारे में तो खूब सुनते हैं, मूवी बनी इनके ऊपर। तो ये आपका हो गया कौन सा रूल, एंकर, जो मैंने सबसे पहले बताया था, एंकर पॉइंट रूल। आपको एक एंकर मतलब एक हुक या एक लंगर देखना है, कि एक हुक को बस देखना है, बस उससे काम हो जाएगा। इसी रूल पर ये तीसरा क्वेश्चन भी बेस्ड है। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 नाम दिए हैं, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था जो सबसे लास्ट में था या सबसे पहले। तो देखो खिलजी ने जब आक्रमण किया, ठीक है, खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया। मान लो ये फैक्ट हमें नहीं भी पता है, ठीक है, ये मुझे पता है, आपको नहीं पता है, या मुझे भी नहीं पता है, मान के चलते हैं, फिर भी इतना तो हमें कम से कम पता होता है कि आखिरी शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। अब इसमें देखो लक्ष्मण सेन आखिरी कहाँ है, आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, इन पर हम ज़्यादा, इनके बेस पर हम अभी निर्णय नहीं निकाल रहे हैं। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहां सामान और यातायात के बहुत बड़े गोदाम थे। आप इस चीज को कैसे डिनाई कर सकते हो कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ नहीं थे। यार हड़प्पा काल देख लो, मौर्य काल देख लो, मौर्योत्तर काल देख लो, ना जाने कितने बंदरगाह मिल रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट तो इसको आप किसी भी हालत में गलत नहीं कर सकते, ये सही है। और जब बंदरगाह होंगे, जिस जगह बंदरगाह होंगे वहां आयात करने के लिए सामान भी होगा, गोदाम भी होंगे, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या सोचने की जरूरत थी कि भाई ये सवाल गलत होता, सिंपल सा है। तीसरा, सॉरी चौथा, बैरम खां। इसमें बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ बैरम खां। तो अकबर गेव द टाइटल ऑफ बैरम खान ए खां टू बैरम खां। ठीक है, तो अकबर ने बैरम खां को ये उपाधि दी थी। अब जाहिर सी बात है, देखो इतना तो हमें पता है कि जब अकबर छोटा था तो उसके संरक्षण के रूप में बैरम खां का साथ था, ये चीजें तो हमें पता है। ठीक है, तो फिर टाइटल कौन देगा,
टाइटल देने क्या कोई दूसरा आएगा? अकबर ही देगा। अगर अकबर दे रहा है तो सही है स्टेटमेंट। दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन टू टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खां। अब इसको देखो, हिस्ट्री में क्या होता है कि यूजुअली आपके सारे स्टेटमेंट सही होते हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी के जो एग्जामिनर हैं या यूपीएससी का जो पेपर सेटर है वो मेहनत करते हैं, नो डाउट। लेकिन जो यूपीपीसीएस के पेपर सेट करने वाले हैं वो बहुत कम मेहनत करेंगे, वो मेहनत ना के बराबर करेंगे। और उनको अगर स्टेटमेंट गलत कराना होगा ना तो वो सिंपली नॉट वर्ड जोड़ देंगे, जैसे यहाँ जोड़ दिया है कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो किसी को अगर उपाधि दी जा रही है कोई, तो वो किस दौरान दी जाएगी? नियुक्ति के बाद दी जाएगी, या जब उसको उस पद से हटा दिया गया तब दी जाएगी, या नियुक्ति के पहले ही दे दी जाएगी? जाहिर सी बात है कि भाई अगर उपाधि दी गई है तो नियुक्ति के समय ही दी जाती है। किसी का अगर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो उस टाइम बहुत हो हल्ला होता है, तो अकबर ने भी एक ये कर दिया है और एग्जामिनर ने यहाँ नहीं वर्ड लगा के उसको गलत कर दिया है। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा और फिर धीरे धीरे छोटे आते जाएंगे। अब देखो, जनसंख्या के मामले में हमें सीधा सा पता है कि यूपी बिहार का नाम हम खूब सुनते हैं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में सबसे जनसंख्या ज़्यादा है, फिर बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, तो यानी यूपी पहले आ जाएगा 3, फिर इसके बाद बिहार आ जाएगा। अब मान लो, वैसे ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है, हमने पढ़ा नहीं है, जनसंख्या वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, या जनगणना वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है। हमें पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं पता है, हमें आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें यूपी और बिहार के बारे में तो पता है ना? अगर यूपी और बिहार के बारे में पता है तो हमें ये पैटर्न देखना है कि 3-1 किस ऑप्शन में मिल रहा है। 3-1 ना तो यहाँ मिल रहा है, ना तो यहाँ मिल रहा है, ना तो यहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है सिर्फ एक ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद एक सवाल ये है, ये कुछ रिपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, इनके सामने संस्थाएं दी गई हैं। आप ये मान के चलो आपको कुछ नहीं आता है, आपने पूरी साल रिपोर्ट्स पढ़ी ही नहीं है। हमें पेपर सॉल्व करना है लॉजिक से, हमें पेपर सॉल्व नहीं करना है अब किताबी नॉलेज से, ठीक है। अब इसमें हमने रिपोर्ट को एक बार पढ़ लिया, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, जो भी है इंग्लिश में, जैसे हमने देख लिया कि भाई सबसे पहले इमिशन गैप रिपोर्ट है। अब एमिशन यानी उत्सर्जन, इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। उत्सर्जन किस चीज़ का हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस का हो रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो ये काम कौन देखेगा? क्या आईएमएफ देखेगा, या यूएनडीपी देखेगी, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देखेगा, या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट देखेगा? भाई पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण की ही कोई संस्था देखेगी ना। अगर पर्यावरण की संस्था देख रही है तो इसको मिला दो आप डी को 2 से, और जैसे ही 2 से मिलाया हमारे ये 2 ऑप्शन तो निकल ही गए। इसके बाद ए के बारे में एग्जामिनर ने खुद ही बता रखा है कि ए का 3 है, ए का 3 है। अब बच्चा है 2 चीज़ें, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब इसमें बस कॉमन सेंस आप लगाना है एग्जाम हॉल में कि अगर इकोनॉमी की बात हो रही है, वर्ल्ड पूरे देश की, पूरे संसार की, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की बात हो रही है, तो ये चीज़ क्या आईएमएफ करेगी या अंकटाड करेगा? बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर एक पार्ट है। मान लो आर्थिक आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं तो आर्थिक क्रियाओं में निवेश एक पार्ट है, ट्रेड एक पार्ट है आर्थिक क्रियाओं का। लेकिन जब पूरे आर्थिक समुच्चय की बात होती है तो भाई ये काम तो आईएमएफ ही करेगा ना।
लेकिन बात जब सिर्फ और सिर्फ निवेश की हो रही है तो ये काम अंक टाट करेगा। नाम में ही ट्रेड है और ट्रेड से इन्वेस्टमेंट आपको जुड़ा है, तो आप मिला दो इसको इससे और आपका आंसर आ गया। तो देखो, हमें चीज़ें नहीं भी पता है ना, हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगा रहे हैं वहाँ पर। नो डाउट हमने जो ऊपर की दो चीज़ें पढ़ी थी एंकर मेथड रूल से, वो थोड़ी सी टफ थी, लेकिन इसके बाद अभी देखेंगे चीज़ें बहुत इजी होंगी। तो हमने जो यहाँ पर पढ़ा था डोमेन मिसमैच, ठीक है, या डोमेन कि हमें पहचानना है एक तो किस डोमेन का काम है, और या तो फिर हमें पहचानना पड़ेगा क्या एग्जामिनर ने उस डोमेन के काम को मिसमैच किया है क्या। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ देखना था डोमेन के बारे में, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। अगले क्वेश्चन में आइए। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं। अब मुझे नहीं पता इन योजनाओं के बारे में, और ना ही मैं इस ऐसे क्वेश्चन में बोलूँगा कि आप इसमें कोई लॉजिक लगाओ, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक नहीं लग सकता है। हर योजना, ग्रामोदय योजना, जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार एंड अम्बेडकर विकास योजना, नहीं पता है ये योजनाएं कब चली हैं। देखो यार, 2000 यूपी पीसीएस 2024 की जो कट ऑफ है वो गई है मात्र और मात्र 75। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पेपर टफ था, इसकी वजह से कट ऑफ गई है 75। क्वेश्चन कितने आते हैं? 150, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ आधे सवाल 50% ऐसा पेपर है। तो क्योंकि 2025 का पेपर इजी था, तो मान के चलते हैं कि 90-95 कुछ कट ऑफ गई होगी, तो कुल मिला के हमें 60% क्वेश्चन ही सही करने हैं या 65% क्वेश्चन सही करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दूं। अगर आपने बहुत ज़्यादा योजनाओं को बिल्कुल स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक की सारी योजनाएं रट डाली हैं, तो फिर आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज छोड़ो ऐसे क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मिडल, एडम स्मिथ, कार्डर, हिर्शमैन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, एडम स्मिथ का हमें पता होता है द वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमी की शुरुआत ही हम जब सब्जेक्ट के करते हैं तो यहीं से करते हैं। एग्जामिनर भी बहुत समझदार है कि स्टूडेंट्स को ये पता होगा, इसलिए इसने क्या किया है, डी के सभी ऑप्शन में 4 दे दिए हैं। लेकिन लूसेंट जब आप पढ़ते होंगे या इकोनॉमी के और बुक को और आगे की तरफ जाके पढ़ते हैं, और घटना चक्र में भी दिया गया है कि मिडल जो आपके थे, इन्होंने इकोनॉमी थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजंस की बुक ये लिखी थी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ए सही है, और ये ए, तो फिर आप इस ऑप्शन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो अब बाकी तो गलत ही हो जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपने नहीं पढ़ा, मिडल के बारे में आपको नहीं पता है, छोड़ दो, इस सवाल को भी छोड़ दो। अभी तक हमने 8 सवालों में से अगर 2 को छोड़ दिया तो क्या बिगड़ गया? अभी भी हम लगभग 75% क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना। तो आगे चलो, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, जो मैंने रूल आपको बताया था कि आपको मैकेनिज्म समझना है, आपको एक्सप्लेनेशन समझनी है, और वही मैकेनिज्म इसमें देखो। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिकी निकेत यानी इकोलॉजिकल निषेध के बारे में आपको चीज़ें बतानी है। हमें नहीं पता है क्या होता है पारिस्थितिकी निकेत, बस सिर्फ ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। प्रबल प्रजातियां विस्तृत और व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। अब इसमें देखो, ये 2 स्टेटमेंट हैं, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट में एक ही चीज बोली गई है, बस भावना बदल दी है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी संसाधन पर्याप्त है, यहाँ पर भी संसाधन पर्याप्त है,
यहाँ क्या लिख दिया, प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाती है, प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। अब यार ये सिंपल सी चीज है, सिंपल सा मेथड है कि जहाँ संसार, पहली बात तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, यानी विरोधाभास है दोनों में। जहाँ जहाँ आपको ऐसी स्टेटमेंट मिल रही हैं, दो कथनों के बीच में अगर विरोधाभास है, तो 100% टाइम में उन्हीं दो में से एक आंसर है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है कि भाई संसाधन पर्याप्त होंगे तो प्रजातियों की संख्या भी अधिक होगी, यानी संसाधन पर्याप्त हैं तो संख्या कम हो जा रही है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। और इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो भाई यही सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? आगे चलते हैं, 10वां सवाल। अब मान के चलो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन है, हमें नहीं पता है वो किस स्टेट में है, केरला में, उड़ीसा में, असम या मेघालय, नहीं पता है। बस नाम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्तमलाई, मानस। नो डाउट ये जब मैंने नेशनल पार्क को बाकी सारी वीडियोस कराई थी तो इसमें सारे नाम आए थे, हालांकि क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व से है, तो मैंने कल वाली वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि आप एक चीज़ अगर अच्छे से कर लेते हैं, यानी एक को साधे सब सधे, हिंदी में कहावत है, अगर एक चीज़ आपने अच्छे से कर ली तो बहुत सारी चीज़ें उससे हो जाती हैं। जैसे आपने नेशनल पार्क अच्छे से कर लिया तो आपका उसी से बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, आप उसी से टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा। और अगर आपने माउंटेन और नदियों वाली वीडियोस अच्छे से कर ली, माउंटेन एंड रिवर्स, तो उससे आपके नेशनल पार्क 50% कवर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम उनका नदियों से ही या उस आसपास की पर्वत श्रृंखला से ही निकला होता है नाम नेशनल पार्क का। खैर हम वापस मुद्दे पर आते हैं। तो इसमें लिखा है सिमलीपाल, नौकरेक, अगस्तमलाई और मानस। अब इसमें से एक स्टेट जो है वो आपका साउथ का है, बाकी स्टेट आपके नॉर्थ इंडिया के हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। अब इसमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ के लग रहा है कि यार वो साउथ का हो सकता है? अगस्तमलाई, साउथ की मूवीज देखते होंगे, इस टाइप के वहां पर नाम आते होंगे, सीधा मिला दो केरला। और जैसे ही केरला गए सी का एक, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा सही। चलते हैं आगे। अब आगे हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, एक बार मेथड में देख लेते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है या उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ हमें देखनी है। अब इसमें सिंपल सा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू पार्शियल आइडिया, प्रैक्टिकल आइडियल्स। ठीक है, यानी वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यार एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि वैज्ञानिक जांच आपके प्रैक्टिकल आइडियल्स पर डिपेंड करती है या नहीं। व्यवहारिक आदर्शों का सीधा सा मतलब है कि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल में उन्हें ले जाओ या आप किसी और क्षेत्र में ले जाओ। भाई वैज्ञानिक जांच है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक अध्ययन पर ही निर्भर करेंगी। तो ये सही है, सिंपल से स्टेटमेंट है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप कैसे कह सकते हो विज्ञान में बेईमानी महत्वपूर्ण है? ईमानदारी है महत्वपूर्ण तो है, सही है, क्यों सोचना है इसमें? सीधे कर दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन एक और तो सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधे की प्रजातियों का सही क्रम है? अब एक सिंपल सी बात, बस हमें कुछ नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं कि चीज़ें क्या सही है क्या नहीं सही है। आप एक छोटा सा लॉजिक लगाओ, सिर्फ सिर्फ छोटा सा लॉजिक लगाओ कि जब हम बात करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड की, हम जब दार्शनिकों के बारे में पढ़ते हैं, तो रामायण हो, महाभारत हो, कबीरदास के दोहे हों, तुलसीदास का रामचरितमानस हो, हर जगह बात की गई इस जगत में, इंग्लिश में बोल देते हैं किंगडम, मतलब इंग्लिश में तो हालांकि किंगडम पर्यावरण के संदर्भ में बोल रहा हूँ, वैसे जगत
इंग्लिश में यूनिवर्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल हम हिंदी में जैसे बात करते हैं, जगत, इस जगत की बात की गई है, यानी जगत सबसे बड़ा है। अब हमें देखना है कि कहाँ सबसे बड़ा हमें चीजें मिल रही हैं। क्वेश्चन क्या है, उच्च से निचले क्रम, यानी उच्च सबसे पहला कौन है, जगत सबसे बड़ा है। अब हमें देखना है जगत कहाँ सबसे बड़ा है, क्या इसमें बड़ा है, नहीं बड़ा है, इसमें बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्या इसमें बड़ा है, इसमें भी नहीं बड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक ऑप्शन है जहां जगत सबसे पहले लिखा है। क्यों सोचना फिर इतना ज़्यादा, सिंपल से जब क्वेश्चन है तो। मान लो अगर नहीं पढ़, देखो पढ़ रखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ रखा है तो ठीक है, आप ऐसे करो ना उसको, चीज़ों को। हिस्ट्री क्वेश्चन, हिस्ट्री मैंने क्या बताया था, अमूमन, अमूमन हिस्ट्री के स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक है। अगर उससे गलत कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, डेटा कुछ होगा, मान लो ईयर, उसको गलत कर देगा, या कुछ हिस्ट्री का डेटा है उसको गलत कर देगा, या कोई ऐसा वर्ड लगा देगा, लाइक जैसे कि नहीं, अकबर वाले में नहीं लगा दिया तो उसने गलत करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ देखो, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसके एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर कर दिया या किया। देखो यार, जस्टिस पार्टी है, जस्टिस पार्टी है, न्याय के लिए बात कर रही है। हिस्ट्री में आपको सिंपल से ये चीज़ तो पढ़ा ही होगा कि जस्टिस पार्टी, आत्मसम्मान आंदोलन, ये सारे किस लिए चले थे, जो ब्राह्मणवादी प्रबुद्ध था उसको खत्म करने के लिए। जस्टिस पार्टी भी वही है, तो सही है स्टेटमेंट। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को दिया गया था। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो लाइन है, दूसरी लाइन, वो पहली लाइन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। भाई कोई अगर किसी पार्टी को ब्राह्मणवादी प्रबुद्ध कहकर विरोध करेगा तो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग भी तो कर सकता है, तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर नहीं भी है तो आप इतना सोचो कि जस्टिस पार्टी के किसी एक बंदे ने, सिर्फ किसी एक बंदे ने कांग्रेस का ये कहकर विरोध किया हो कि ये ब्राह्मणवादी प्रबुद्ध संगठन है, तो क्या इस स्टेटमेंट को आप झूठा करार दे सकते हो? मान लो किसी एक ने भी बोला हो, तो ये गलत नहीं हो सकता है ना, सही है। और किस पार्टी के किसी एक बंदे ने ही, मान लो पार्टी में 1000 लोग हैं, 1000 में सिर्फ एक ने ये डिमांड कर दी कि हमें भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चाहिए, तो क्या आप इस चीज को डिनाई कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं कर सकते ना, स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, तो आंसर है। अब अगला, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं कि ये पार्टी का गठन 1927 में हुआ था और इससे अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। अब देखो, मैंने अभी यहीं पर बताया कि हिस्ट्री के क्वेश्चन अमूमन सही होते हैं आमतौर पर। अगर उसे गलत करना है तो ईयर गलत दे देगा, या कुछ डेटा फैक्ट गलत दे देगा, या वर्ड्स कुछ नहीं टाइप के लगा देगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, कुछ भी सिंपल से स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर दे दिया उसने। अब पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पीसीएस के एग्जामिनर आलसी हैं। अगर वो आलसी हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेट में चेंजमेंट्स नहीं करेंगे, वो सिंपली बस 1925, 1926 का 1927 लिख देंगे, और यही गलती है इस स्टेटमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने इसे जानबूझ के गलत बनाने की कोशिश की है, और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो आप खुद सोचो, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ें, मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ तो आपको वैसे सोचना है। और मान लो हिस्ट्री के आप क्वेश्चन सही करते आए हो, ठीक है, आपने इसको भी सही मान लिया, और 4 में से अगर एक सवाल आपका गलत भी हो गया तो क्या बिगड़ रहा है? कम से कम 4 सवाल तो सही हुए इसके बदौलत, एक गलत भी हो गया तो क्या जा रहा है, कुछ नहीं। फिर इसके बाद हिस्ट्री क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी पूछी गई है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
एक बार पढ़िए ये चारों संगठन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। देखो ये तो हमें पता है कि भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे पहले हमें नाम सुनने को मिलता है, ठीक है। और एग्जामिनर को ये चीज़ पता है कि स्टूडेंट्स को ये सब पता होगा, इसलिए उसने 3 जगह एक को पहले रखा है, यानी हम मुश्किल से एक स्टेटमेंट गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी हमारे सामने चैलेंज है। तो अब क्या है कि देखो कांग्रेस के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि सुनेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा गठित संगठन था, और इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और वही जाके कांग्रेस के तौर पर स्थापित हुआ था, ठीक है। इसके बाद जैसे ही कांग्रेस के एक बड़े संगठन की स्थापना हो जाएगी तो छोटे छोटे संगठन बनने बंद हो जाएंगे। आप देख रहे होगे 1885 से पहले बहुत सारे संगठन बन रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई संगठनों की बनने की संख्या कम हो गई, या जो संगठन बने भी वो आपको स्पेक्ट्रम में बहुत नाम मात्र के पढ़ने को मिलते हैं। तो ये आखिरी होगा, मतलब अगर ये कहानी हमें याद है तो ये स्टेटमेंट, ये विकल्प आपका आखिरी होगा। लेकिन फिर भी इन दोनों में चुनाव करना मुश्किल है। तो जब देखो इतनी मेहनत कर लें आप, फिर भी आंसर नहीं निकल रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो फिर इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, छोड़ ही दीजिए आप कि नहीं करना है मुझे, या तो आप 2 स्टेटमेंट के पास पहुंच गए हैं, गलत होने की संभावना भी 50% हो, सही होने की भी संभावना 50% है, तो आप कुछ भी एक कर सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन सही कर दीजिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, आपको स्किप करना चाहिए, ठीक है। अभी तक 15 सवालों में हमने 3 सवाल ऐसे देखे जो हमारी रेंज से बाहर थे, जो हम लॉजिक लगा के नहीं सही कर पा रहे हैं, हमें चीज़ें नहीं पता है। लेकिन 12 सवाल अभी भी हम कर ले रहे हैं, यानी 80% के आसपास अभी भी हम लॉजिक के बदौलत चीज़ें सही कर ले रहे हैं। 3 सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप मत करिए। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर हिस्ट्री का सवाल है, क्रोनोलॉजी का सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ ये देखो, आपको बस ऑप्शन पढ़ने हैं, आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है कि किस वर्ष किसकी स्थापना हुई थी या किस वर्ष कौन सा इवेंट हुआ था, कुछ नहीं सोचना है। आप बस सिंपल से इतना देखो कि एक पहला लिखा है रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है। फिर पार्लियामेंट डेलीगेशन आ रहा है इन दिल्ली, ओके। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ बस इसमें देखना है कि कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट होगा तभी तो अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन या गठन होगा, यानी 2 पहले होगा 3 बाद में होगा। आपको यही चीज़ देखनी है कि कहाँ पर आपका ये 2 पहले और 3 बाद में है। एक बार ऑप्शन आप देखिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी। अब ऑल्दो आयोग ने इसका आंसर ए दे रखा है, और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है कि क्या है इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, ठीक है। अब हो सकता है कि आयोग ने इसका आंसर ही चेंज किया हो, या तो फिर इस आंसर को, इस क्वेश्चन को ही डिलीट किया हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 विकल्प हैं 4 और 1 वो भी मैच नहीं हो पा रहे हैं बाकी विकल्प के साथ। तो खैर अगर आयोग इसका सही विकल्प सेट करता तो इसका आंसर बी होता, और बी सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हमें दिमाग में ध्यान में रखकर हम इसको सही कर ले रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का, सहमति की आयु अधिनियम, ठीक है। अब देखो ये हिस्ट्री का कॉमन सा क्वेश्चन है, सब पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। इसमें क्या लिखा है कि बम्बई के एक पारसी सुधारक वर्ड पर गौर कीजिए, बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, ओके, ठीक है। ये पढ़ते हैं, चीज़ें सही दिख रही हैं, हिस्ट्री का सवाल रहता है, सही होते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया।
अब इसमें देखो, चरमपंथी, जानबूझ के एग्जामिनर आपको पिंच कर रहा है कि भाई वर्ड्स को देखो और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, थोड़ा सा अवेयरनेस लाओ अपने अंदर। वो खुद लिख रहा है चरमपंथी शाखा। अगर चरमपंथी शाखा है तो वो किसी दूसरे के सुधारों को क्यों समर्थन देगी? सिंपल सी वर्तमान में भी देखते होगे आप जाके पार्क में 14 फरवरी के दिन कुछ पर्टिकुलर दल के लोग जाते हैं और उनको डंडा मार के पार्क से भगा रहे हैं। ठीक है, ये सारा काम आज भी हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि उस टाइम पर चरमपंथी शाखा के बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन किया होगा? नो डाउट उनका समर्थन ना करने का रीज़न ये था कि कोई दूसरे आकर हमारे धर्म में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है चरमपंथी। वो जानबूझ के एग्जामिनर ने स्टेटमेंट डाला है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और जैसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आप इसको गलत कर देते हो, इसको सही कर देते हो, और आपका ये आंसर आ जाता है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि शिवाजी का उदय हो रहा है। ठीक है, वो किसी सल्तनत में देशमुख के साथ देशमुख की तरह काम कर रहे हैं, और वहाँ से वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं। तो बाकी देशमुखों की तरह शिवाजी भी काम कर रहे हैं, तो शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा। ये बात सही है। ठीक, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे। अब जाहिर सी बात है कि भाई एक ये केंद्रीकृत राज्य है, मान लो बहमिनी है या कोई भी राज्य मान लो, और इसमें छोटे छोटे सामंत है या देशमुख हैं। यहाँ सामंत देशमुख, यहाँ सामंत देशमुख। किसी एक क्षेत्र, मराठा के क्षेत्र का, मराठा के क्षेत्र में शिवाजी ने बोला कि हम इसको फ्री कराएंगे। अब इस मराठा के क्षेत्र में जितने भी सामंत देशमुख थे, तो ये जैसे ही फ्री हो जाएंगे, ठीक है, ये जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो इनकी शक्तियां खत्म, क्योंकि शिवाजी इस मराठा को फ्री करा देंगे और शिवाजी इसके राजा बन जाएंगे, सम्राट बन जाएंगे। और जब शिवाजी सम्राट बन जाएंगे तो इनकी शक्तियां हो जाएंगी खत्म। तो एक सिंपल सी मानो की साइकोलॉजी होती है कि भाई वो बड़े राजा का एक छोटा सामंत बन के रहना ज़्यादा पसंद करेगा रैदर देन कि एक स्वतंत्र राजा का एक आम नागरिक। तो ये देशमुख नहीं चाहते थे कि उनकी शक्तियां जाएं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण हो। भले ही वो छोटे सामंत थे, छोटे देशमुख थे, वो उसमें खुश थे। वो छोटे देशमुख बन के रहना खुश पसंद करते थे, ना कि एक स्वतंत्र इंसान या स्वतंत्र आम नागरिक। और देखो, वैसे भी आप पढ़ के देखो, ये चीज़ें ना भी आप कनेक्ट कर पाओ, तब भी आप देखो शिवाजी को बड़े देशमुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो ये हमने जो पहला रूल पढ़ा था उस रूल पे चलते हैं कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन के कथन और कारण आपस में मिल रहे हैं? नहीं, सिंपल सी बात है कि मिल रहे हैं। और जब ये मिल रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोचना ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, हमारी नज़र में हम 19 की बात कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। लेकिन जैसे ही हमने उस क्वेश्चन की तरफ गए तो एक अलग से दो वर्ड हमें दिख रहे हैं। ठीक है, कौन से दो वर्ड दिख रहे हैं? 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी तापमान पर इस एग्जामिनर ने काफ़ी फोकस किया है। हमने क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? मृत्यु हो गई थी यानी पास्ट की कोई घटना है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि से। भाई
अंडमान में वैसे ही आबादी कम है। अब भी गैलिथिया बे में, ठीक है, अभी ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट और बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ डेवलप की जा रही अब 2025-26 में। तो ये पुरानी घटना है, वहाँ तो ऐसी कोई औद्योगिक गतिविधि थी ही नहीं। और हमने जो पहले ही बात की थी 2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस, तो हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री की कमी, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ रहा है। और तापमान आज से नहीं बढ़ रहा है, पिछले कई सालों से जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है। तो हमने जो स्टार्टिंग में ही हमारी जैसी ही नज़र पड़ी थी 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो कमी वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन वृद्धि वाला सही हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर है। सोचना ही नहीं, आगे बढ़िए। अब ये सवाल हिस्ट्री का, हिस्ट्री के पुराने जो बता रखे हैं वो चीज़ें आप ध्यान रखना। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवद सुत्ता से दी गई है, राहुलोवाद सुत्त से दी गई है। ठीक है, अब देखो, अगर एग्जामिनर को गलती करनी होती, ठीक है, अगर धम्म की परिभाषा में गलती करनी होती तो वो इतना कठिन नाम नहीं लिखता, वो सिंपल सा लिख देता। मान लो अशोक के पहले पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी लिखी थी, ठीक है, कात्यायन ने वर्तिका लिखी थी, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, या बाद के कोई ग्रंथ, ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र लिख देता है यहाँ पर कि धम्म की जो परिभाषा दी गई वो अर्थशास्त्र से ली गई है। लेकिन नहीं, उसने ये नाम लिखा है और बहुत टफ नाम लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जो परिभाषा ली गई है वो कहीं ना कहीं इसी ग्रंथ से ली गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये आपका सही है। सेकंड, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र नाम की एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर एग्जामिनर ने गलत बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जब मैंने जाके ऑफिशियली इनका अशोक का 5वां शिलालेख जो इंटरनेट पे मैंने देखा, उसमें सीधी सीधी ये लाइन लिखी थी 13वें वर्ष। ठीक है, उसमें 13वें वर्ष लिखा है उस शिलालेख की। एक्चुअल जो कॉपी है, एक्चुअल जो उसका वर्णन है, एक ऑफिशियल साइट है जो बौद्ध धर्म या उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के लिए, उसमें 13वें वर्ष लिखा है, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ 14वें वर्ष लिखा है। और इंटरनेट वेबसाइट में बहुत जगह 14वें वर्ष भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने तो गलत किया था, लेकिन जब उसने इंटरनेट में देखा तो उसको लगा कि यार इंटरनेट में है तो एक जो समान सी गलती की गई थी, लेकिन वो गलती सही निकल गई। अब वो जब सही निकल गई तो एग्जामिनर ने ये दोनों सही मानी। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि देखो ये तो सही है, ये कॉमन लॉजिक के हिसाब से किया है। और हमारा जो अभी तक का कॉमन लॉजिक था कि हिस्ट्री में डेट और संख्याएं यूजुअली गलत कर देता है, और यहाँ पर ये गलत होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक पीसीएस के आंसर की के हिसाब से गलत निकले हैं। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब। पॉलिटी शुरू हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से देखिए। राज्यपाल का पद है, उसके काम दिए गए हैं, उसके हटाने को लेकर बात हुई है, उसकी पदावधि दी गई है। ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं 153, 154, 155, 156। बस एक कॉमन सा लॉजिक लगा, कॉमन सा, कि जब चाहे वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा का चेयरमैन हो, ठीक है, सीएम हो, या खैर ठीक है हम केंद्र तक सीमित रहते हैं, ठीक है, ये सारे हैं, इसमें से कोई एक का बता दो, किसी एक के बारे में बता दो कि भाई इसमें ऐसा है कि उसको हटाने की पहले ही बात कर दी गई है। राष्ट्रपति की भी बात जब उसके ऊपर महाभियोग लगाने की बात की गई है तो आर्टिकल 61 में जाके की गई है। यानी पहले नियुक्ति होगी 52 के तहत, देन नियुक्ति के बाद उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उनके नियुक्ति का तरीका है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हटाने के बाद में की गई है।
लेकिन अब यहाँ देखिए, अब आर्टिकल 156 में तो अवधि की बात कर रहा है, लेकिन हटाने की पहले ही बात कर दे रहा है कि राज्यपाल को हटाना, वो 155 में बता रहा है। तो या तो फिर ये गलत है सी, या तो फिर डी गलत है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ सी गलत है। क्यों? क्योंकि हटाने की बात बाद में आएगी ना। हटाने के बाद तो किसी भी एंगल में नहीं आ सकती है पहले। आप खुद दिमाग लगाओ कि हटाने के बाद कैसे पहले आ जाएगी। संविधान में कैसे किसी अधिकारी या किसी भी संवैधानिक पद के बारे में ऐसा लिखा होगा कि नहीं भाई पहले उसे हटाने का तरीका दो, उसके काम हम तो हम बाद में बताएंगे। और दूसरा लॉजिकल हैक इसमें, और मैं अगर एक निकालूं तो जब राज्यपाल की बात होती है तो लिखा है, सीधे सीधे लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। यानी प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाह रहा है तब तक राज्यपाल काम करेगा। तो जिस तरीके से आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, या जिस तरीके से राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने की, सभापति को हटाने की प्रभावी बहुमत की चर्चा संविधान में की गई है, ऐसी कोई भी चर्चा राज्यपाल के बारे में नहीं की गई है। जब ऐसे कोई भी चर्चा राज्यपाल के बारे में की नहीं गई है तो भी आर्टिकल 155 का कोई सेंस नहीं बन रहा है हटाना। ठीक है, तो सिंपल सी आप पहला वाला इसमें ध्यान रखिए कि हटाने का काम भाई बाद में होगा, और बाद में होगा तो बाद में अनुच्छेद में, बाद के अनुच्छेद में जिक्र होना चाहिए था। अगर यहाँ 157 होता तो भी ये सवाल कठिन हो सकता था। ठीक है, लेकिन 155 है तो बहुत ईजी है। इसको बस एक बार देखना है, 10 सेकेंड के लिए सोचना है और आगे बढ़ना है। अब क्या लिखा है कि राष्ट्रपति, पहला कथन पढ़िए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल सा कथन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भाई हम संसद के जब टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले में ये आता है। ठीक है, और लॉजिक भी इसमें लगाइए, क्या राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप संसद के किसी सदन के सदस्य हो? किसी सदन के सदस्य होने का सीधा सा मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करना। और राष्ट्रपति क्यों किसी एक पार्टी के लिए काम करेगा? क्यों राजनीतिक दल के लिए वो काम करेगा? तो सीधा सा मतलब है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और संसद दोनों से मिलकर बनती है, तो भाई दोनों कथन सही है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आगे चलिए, अब बात है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है ये सोचना है। अब इसमें ऑप्शन पढ़िए, पढ़ लिए? एक सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन आपने पढ़े, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यार एक छोटी सी चीज समझो, अगर राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दे देंगे, ठीक है, तो फिर तो केरल, तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से संविधान को बदलने, संविधान में संशोधन करते रहेंगे। ठीक है, तो भाई राज्य विधानमंडल को तो ये शक्ति नहीं है। अब जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये शक्ति नहीं है, वैसे ही आपका ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया, बी और सी बचे। अब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। सिंपल सी बात है, अगर ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होगी तो वर्तमान में जो भी राजनीतिक दल है वो तो अपने अनुसार संविधान को बदल देगा। या जो वर्तमान में राजनीतिक दल है और राज्यसभा की कोई शक्ति ही नहीं है, तो फिर तो राज्यसभा का कोई मतलब ही नहीं है संविधान के मामले में। तो भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा ये उपक्रम किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन बी सही आएगा इसमें। अब फिर सिंपल सा वही सवाल, ठीक है, वापस से चलते हैं हम। क्या था कि डोमेन मिसमैच हमारा जो दूसरा था, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डोमेन किसका काम है और वो काम कौन कर रहा है। इस चीज़ को हमेशा आप सॉल्व करते टाइम पेपर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको पढ़िए
कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं कि क्या करता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपलिटीज। अब सीधा सा यार एक सीधी सी एक चीज़ समझो कि अगर ये सब काम इलेक्शन कमिश्नर करेगा, ठीक है, तो फिर जो स्टेट में राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करेंगे भाई? स्टेट में जो हैं तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि स्टेट में अगर स्टेट के लिए अलग से निर्वाचन के लिए एक बॉडी बनाई गई है तो वो दूसरे नंबर का काम तो ये राष्ट्रीय स्तर की बॉडी नहीं करेगी, और जैसे ही आप दूसरे को एलिमिनेट कर देते हो तो ये निकल गए। अब बात आती है और एक और तीन, यानी एक और तीन दोनों काम करने चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग को ये दोनों काम करने चाहिए। अब तो अब इसमें देखो क्या लिखा है कि उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, यानी जितने भी डाउट और डिस्प्यूट हो रहे हैं इलेक्शन से वो सब भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। तो अगर सारे काम भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा तो फिर राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट ये क्या खाली बैठे रहेंगे? इनकी कोई शक्ति ही नहीं है। तो भाई तीसरा भी एलिमिनेट हो गया, और जब ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो आपका डी ये सही आंसर हो गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना है हमें, डोमेन देखना है कि किसका कौन सा काम है और वो काम वही करेगा, कोई और नहीं। और इन्हीं बस बारीकी बारीकी जो गलतियां हैं वो गलतियां हमें समझनी पकड़नी है। और जब जैसे ही हम इस स्किल्स पर काम कर लेते हैं, आप यकीन मानो कि आपके 20 से 25 सवाल या 20 से 25 नंबर तो कम से कम ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो जो कट ऑफ का रहता है ना टेंशन 5 से 10 सवालों का या 2-4 सवालों का, वो टेंशन की तो बात ही नहीं रहेगी, बल्कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम के बाद कि यार आपको कट ऑफ चेक करनी है, नहीं, है ना। खैर आगे चलते हैं। कुछ समितियों के बारे में पूछा गया है, हालांकि इस क्वेश्चन में भी डाउट है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए। जीवी केराव समिति, दंतेवाला समिति, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, ये 3-4 समितियों के नाम दिए गए हैं। देखो मुझे जहाँ तक चीज़ें, मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिला स्तर पर नियोजन की बात की थी जी केवराज समिति ने, तो ये गलत होना चाहिए, पूछा सुमेलित नहीं है, लेकिन ठीक है। हम संथानम समिति पर जाते हैं। संथानम समिति का नाम हम पढ़ते हैं सीवीसी, सीबीआई, इनके बारे में, ना कि पंचायती राज के बारे में। तो ये स्टेटमेंट, ये मैच जो है मैचिंग द फॉलोइंग वाला, ये वाला आपका दंते वाला गलत हो जाएगा, सॉरी संथानम वाला गलत हो जाएगा। हालांकि जैसे मैं पहले बताया ए पर भी मुझे डाउट है। अब आयोग ने क्या किया है क्या नहीं किया है पता नहीं, लेकिन अभी तक 3-4 सवाल ऐसे मिल चुके हैं जो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेवन करके आयोग ने उन सवालों को बनाया है। खैर 26 सवाल पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम है, मतलब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। ठीक है। अब सीधी सी इसमें बात की गई है कि किसी चीज़ का विकास हो रहा है, हमने नहीं पढ़ा है, हमने बायो नहीं पढ़ा है, हमने इन्वायरमेंट में भी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। आप मान के चलो एग्जाम्पल लो कि आप यूपी बिहार में रह रहे हैं और आपको दिल्ली में जाके कोई रोज़गार करना है, ठीक है, तो आपकी क्या फेज़ होगी? आप पहले घर से निकलोगे ना उस काम को ढूंढने के लिए या अपना रोजगार के लिए, या किसी धंधे की स्थापना करनी है, बिजनेस डालना है, तो आप घर से निकलोगे ना, तो सबसे पहले आप प्रवास करोगे ना, माइग्रेशन यानी माइग्रेट होगे सबसे पहले, प्रवास करोगे सबसे पहले। तो ये दोनों तो नहीं होंगे ऊपर के। अब आपने बहुत बीच में काम किया, आपने प्रतिक्रिया की, आपने आस्थापन किया यानी रिएक्शन किया, आपने बहुत सारे काम किए, आपकी अंतिम अवस्था क्या होगी? या तो फिर आप बिजनेस डालने गए और वहाँ बहुत कॉम्पिटिटर है और उन कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन करते करते आप थक हार के वापस आ जाओगे, या वो कॉम्पिटिटर आपको मार देंगे, या आप उनको मार दोगे, और अंतिम अवस्था क्या होगी? अंतिम अवस्था वही होगी ना, आप स्टेबल हो जाओगे। और स्टेबल की अंतिम अवस्था आपको 2 ऑप्शन में मिल रही है। चूंकि ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, तो ये तो होगा नहीं। हो गया डी सही आंसर इसका। हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन लॉजिक से सोच रहे हैं। बस एग्जाम हॉल में आपको दिमाग खुला रखने की जरूरत है। 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, ठीक है, और वाष्पीकरण की वृद्धि के साथ निरपेक्ष वृद्धि होती है, ठीक है। वैसे ये दोनों, चूंकि ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, कंटेंट वाला नहीं है टॉपिक,
तो हम इसमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझने बैठेंगे। हम बस कॉमन सी लॉजिक लगाएंगे कि भाई की जो आर्द्रता है, तो वो तापमान जैसे जैसे वृद्धि करेगा तो उसकी घटेगी। जब जैसे देखो छोटी सी बात, अब जैसे गर्मी होती है, वर्तमान में 40 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 45 तक है, तो आर्द्रता कम ही रहेगी, बस इतना हमें सोचना है। वाष्पीकरण की वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। अब हमें नहीं पता एक्चुअल में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है और बाकी ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, हमें कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ भाई, वाष्पीकरण हो रहा है तो आर्द्रता भी में वृद्धि होगी, इतना सा पता है। ये भी सही है, चलो मान लेते हैं, ये दोनों सही है। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, यहाँ बात हो रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यानी सापेक्षिक आर्द्रता की, यहाँ बात हो रही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यानी निरपेक्ष आर्द्रता की। मतलब आप सीधी सी यही बात होगी कि हम चाय को गर्म कर रहे हैं इसलिए चाय गर्म हो रही है, और पानी को ठंडा कर रहे हैं इसलिए पानी ठंडा हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना चाय इसलिए गर्म हो रही है क्योंकि हम पानी को ठंडा कर रहे हैं, या पानी इसलिए ठंडा हो रहा है क्योंकि हम चाय को गर्म कर रहे हैं। तो भाई कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, और यही आपका सही आंसर आएगा। 28 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो मैंने सबसे पहले बताया था उसको याद करिए। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन्हीं डायमेंशंस को बेस बनाते हुए सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी अलग हम नहीं देख रहे हैं। अब इसमें क्या था, पांचवा रूट वर्ड, ठीक है। अब हमें ये देखना है, एनवायरमेंट के क्वेश्चन में ये बहुत काम आता है, ठीक है। बात है कि इकोलाइन बायोडाइवर्सिटी, पाइक्नोलाइन सी वाटर डेंसिटी, थर्मोक्लाइन एयर टेम्परेचर एंड हेलोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर। देखो अब इसमें हमें क्या प्रीफिक्स देखने हैं, मतलब शुरुआती जो शब्द जुड़ा है। थर्मो, थर्मो का क्या सीधा सा मतलब है तापमान, यानी ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। हेलो, ये भी टेम्परेचर से जुड़ा है। आप देखोगे ना जब मतलब जैसे बारिश होती है तो उसका बारिश के बाद हेलो एक बनता है रात के टाइम पर, प्रभा मंडल जिसे बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं तापमान, किरणों और इन सारी चीज़ों की वजह से बनता है, बादल की वजह से। इसका भी सीधा सा मतलब है तापमान से बड़ा जुड़ा हुआ है। इको, यार ये तो इसमें तो मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इको फ्रेंडली, यार ये सब तो आपका पर्यावरण से ही जुड़ा होता है ना, इसमें क्यों इतना सोच रहे हो। तो ये आपका इन्वायरमेंट से जुड़ गया। तो ये तीन स्टेटमेंट तो आपके सही हैं। अब ये जो है ये गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया, क्योंकि जब हम सागरी जल का घनत्व नापेंगे, ठीक है, तो वो आपका स्पेसिफिक से हाइड्रोमीटर या इन सब चीज़ों से नापेंगे, ठीक है। अब जो पाइक्नो लाइन होती है इससे तो आपकी गहराई एंड ऑल ये सारा सब कुछ देखा जाता है, ठीक है, कितनी उसकी डेप्थ है वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है कि हमें बस शुरुआती कीवर्ड देखने हैं, रूट वर्ड्स देखने हैं, और आपका सवाल सही हो जाता है। अब आते हैं इस पर, इस सवाल पर। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, कैसे अप्लाई हो रही है ध्यान से देखिए। चलो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था थर्मो, क्रायो, ये सब। अब देखो यहाँ पर वर्ड है क्रायो। अब ये आप खूब पढ़ते होंगे क्रायो वर्ड, आप इन्वायरमेंट जोग्राफी में पढ़ते होंगे। इवन क्रायोजेनिक इंजन होता है, ठीक है, जीएसएलवी में थर्ड स्टेज में यूज़ हो रहा है वो इंजन। वो इंजन ही क्यों यूज़ हो रहा है, उसका नाम क्रायो क्यों है, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ ईंधन को ठंडा किया जा रहा है, उस वजह से एकदम बर्फ के रूप में उसे बदला जा रहा है, इसी वजह से इसका नाम हो गया क्रायो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आप मैच करके देखिए कि ये क्रायोफाइट्स आपको कहाँ मिलेंगे। हंगरी मिलेंगे, एडोल्फ में मिलेंगे, सीवो सावर मिलेंगे, या आर्कटिक टुंड्रा मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, सीधी सी बात है कि बी का 4 होगा। अब बी का 4 आपने किया तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ए के बारे में एग्जामिनर ने खुद ही बता रखा है कि भाई 3 है, इसमें ज़्यादा मत सोचना। तो इसका ये 3 है, इसने खुद ही एग्जामिनर ने बता दिया है। अब हमें देखने दो चीज़ें। पुस्ताज, अब देखो घास के मैदानों में ये थोड़ा बहुत तो हम पढ़ते ही हैं कि भाई पुस्ताज के मैदान कहाँ है, हंगरी में है। तो जैसे ही आपने 4 का 1 किया तो बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन में अब बस सिंपल से जो चीज़ें आपने ज़्यादा सुन रखी है उनके बारे में सोचना है, थोड़ा बहुत जो नॉलेज है आपके पास में। क्या आपने हीराकुंड सुना है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सुना है, सही है। क्या आपने बेलगावी सुना है, कर्नाटक में, एकमात्र अधिवेशन जिसे गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सही है। अब ये दो ऑप्शन बचे। अब इसमें देखो कि ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दोनों नाम लिखे हैं,
इन जगह इन तीनों ब्रैकेट में ये नाम नहीं है। देखिए सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसके पीछे का रीजनिंग आप समझो। ये ब्रैकेट में एग्जामिनर ने क्यों लिखे? एग्जामिनर ने इसलिए लिखे क्योंकि अगर वो एक नाम लिखता तो लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते थे कि नहीं भाई, इसे अलूपुरम नहीं नाम है इस एल्युमिनियम संयंत्र का, बल्कि अलवाय नाम है। या अलवाय लिख देता तो बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते, बोलते कि अलवाय नहीं अलूपुरम है। तो एग्जामिनर ने दोनों लिखे हैं, दोनों को सही कराने की कोशिश की है। तो ये केरल है, मुरी या अजीब सा नाम है, ये इसका सही होगा। मान के चलो कि नहीं आ रहा है आपको, मैंने मान लिया, तो ये चौथा सवाल है जिसको आपको छोड़ना है। यानी 30 में से 4 सवाल आप छोड़ रहे हैं अभी तक, जो लॉजिक से हिसाब से नहीं सही हो रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान, देखो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि भाई आपका मैपिंग कितना ज़रूरी है। हालांकि ये भी मैपिंग का ही सवाल है, मैं जब मैपिंग का वीडियो कराऊंगा तो उसमें ये कवर करवा दूंगा। अभी कल ही मैंने जो वीडियो बनाई थी मैपिंग वाली, नेशनल पार्क वाली, उसमें ये चारों चीज़ें मैंने कवर कराई थी। खैर मैं मान के चलता हूँ कि वीडियो आपने नहीं देखी होगी ना आगे देखोगे, लेकिन फिर भी इसको सही कैसे करें, ठीक है। अब इसमें देखो सीधी सी बात है कि पहला है राजा जी, ये पता है सब, ठीक है। सिमलीपाल पता है। अब बांदीपुर और इसमें आता है पिन वैली में। अब देखो पिन वैली आपका हिमाचल में है। अब इसके पीछे आप बोलोगे लॉजिक क्या है, क्या से लॉजिक लगाएं? तो देखो बात वही है कि थोड़ी बहुत तो नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं पता है आपको, बांदीपुर भी नहीं पता है, पिन वैली भी नहीं पता है, दो ही पता है, तो 50-50 का यहाँ चीज़ें रह जाती हैं। या तो फिर आप 50% इसको सही कर सकते हो, या फिर गलत होगा। और फिर भी आपकी कलम साथ नहीं दे रही है तो भाई पांचवा सवाल जिसको आप छोड़ दो। ऑल्दो ये सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि हम पेपर उस नज़र से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें चीज़ें ना के बराबर पता है, हमें बहुत सीमित जानकारी है, और हमें इतनी भी जानकारी नहीं है कि पिन वैली कहाँ है और बांदीपुर कहाँ है। उस कंडीशन में बता रहा हूँ। 32 नंबर सवाल, कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसी वजह से यहाँ भूकंप जैसी घटनाएं कुछ कुछ होती रहती हैं। भारतीय प्लेट टेक्टोनिक यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, बेसिक है कि हाँ टकरा रही है, इस वजह से वो ऊंचा हो रहा है। और ये हमेशा हर टाइम तो हम लोग देखते रहते हैं न्यूज़ में भी, इधर उधर भी। तो ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, सी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, कोयला भंडार के बारे में पूछा गया है, राज्य पूछे गए हैं। अब देखो जब मैं रिवर वाली वीडियो करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि इब नदी आपकी किसकी सहायक नदी थी? महानदी की सहायक नदी थी, और वो कहाँ से बह रही थी? उड़ीसा से। अब इसमें देखो बी का 3 कहाँ है, तो बी का 3 ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ये इसी में है। अब अगेन बात आती है कि भाई मैंने वो भी वीडियो मैंने नहीं देखी है, रिवर्स वाली भी, ठीक है। 6th सवाल है जिस पर बहुत माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। इस पेपर की कट ऑफ जो गई है वो तो 75 गई है, और अभी हमने 30-35 सवाल में 6 सवाल छोड़े हैं, यानी लगभग 25% के आसपास हमने सवाल छोड़ दिए हैं। 75% तो सवाल अभी भी हम सही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कट ऑफ गई है 50%। तो बात यह है कि देखो ज्योग्राफी में मेरी यही सलाह है कि मैपिंग वाला पोर्शन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और यही रीज़न है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैपिंग वाले से ही शुरू किया है, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस मैंने आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले जब से इस एग्ज़ाम के फेज़ में हूँ तब से मैं कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ से कितने सवाल आते हैं, इसलिए मैंने मैपिंग से ही शुरू कराने की कोशिश की है। खैर अब इसमें एक सवाल है, ठीक है। अब देखो हमें नहीं पता है सब कुछ के बारे में, ना ऊपरी बारी द्वार के बारे में पता है, ना सरिंद के बारे में पता है, ना गुड़गांव के बारे में, लेकिन यार इंदिरा गांधी नहर के बारे में तो पता है कि ये नहर राजस्थान की पूरी, आधे राजस्थान के वैसे मोस्टली 10 जिले हैं जहाँ इस नहर से पानी ले जाया जाता है, और ये नहर आपकी निकलती है सतलज रावी व्यास का जहाँ संगम होता है, ठीक है। सतलज व्यास का जहाँ संगम होता है वहाँ से कुछ दूर से ये नहर निकाली गई है। तो आप अगर इसका डी का 3 कर दोगे तो डी का 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, और डी का 3 कहीं नहीं है। और ये चीज़ मैंने अपने नदी वाली वीडियो में डिस्कस की थी। तो बोले मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, देखो अगर वो रिवर वाला वीडियो आप 1.5 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का जो भी वीडियो है, अगर वो आप देख ले रहे हो तो 1.5-2 घंटे से आपके ये देखो 2 सवाल सही हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैपिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, 35 पर आते हैं। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर बहुत आलसी है, अगर उसको कोई गलती होगी तो वो डेटा और फैक्ट को लेकर गलती करेगा। अब हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन की तरफ देखा, और आपने भी देखा होगा, तो आपकी 2 जगह नजर पड़ी होगी, ये 2 फैक्ट दिए गए हैं। हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम सीधा फैक्ट की तरफ जाते हैं। पहला फैक्ट है कि चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। हमें नहीं समझ में आया कि भाई ये क्या बोल रहा है।
हम दूसरे फैक्ट की तरफ जाते हैं। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15% है, 15.7। ठीक है। पहली चीज कि हमें पता है कि भाई चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है। तो अगर 2-3 राज्य बिहार से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं और बिहार अकेले 15% कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो उत्पादन कर रहे हैं तो वो 17%, 18% के आसपास कर रहे होंगे। तो कुल मिला के यही 3 राज्य ही मोर देन 50% का उत्पादन कर ले रहे हैं। तो बाकी बचे हुए 25 राज्य क्या करेंगे? अगर मान लो ये 3-4 राज्य मिलकर 50-60% चावल उत्पादन किए ले रहे हैं, तो बाकी राज्य क्या करेंगे? यानी वहां तो फिर चावल उत्पादन का कोई मतलब ही नहीं रहा। ना तो इसका मतलब पंजाब में कुछ उत्पादन हो रहा है चावल का, ना बाकी अदर स्टेट में। देखो, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर है आलसी, और एग्जामिनर के लिए फैक्ट को गलत करना बहुत ईजी है, और उसने यहाँ फैक्ट के साथ ही गलती की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। सही है। कपास उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 55 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखो, इसको अगर गलत करना होता है यहाँ फैक्ट को, तो वो सीधा लिखता है कि उत्पादन के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक बड़ी रेंज दे दी, 50 से 75। और देखो, खरीफ की फसल है, आपकी कपास खरीफ की है, ये बात सही है, और जून जुलाई में पैदा होती है। और कहाँ पैदा होती है? ज़्यादातर कपास आपका गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब देशों में, प्रदेशों में हो रही है। तो यहाँ पर जो बारिश हो रही है गुजरात या राजस्थान, महाराष्ट्र में, तो वैसे भी कम बारिश होती है, थोड़ी कम बारिश है, तो वहाँ के लिए अनुकूलित है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फैक्ट गलत होता है और आपने इसको गलत कर दिया था। चलो, एक सवाल अभी तक ऐसा हुआ है जो मैंने रूल बताया है उन रूल के हिसाब से गलत हो रहा है, मैं मान लेता हूँ ये गलत कर दिया। अभी तक आपने 6 सवाल छोड़े हैं और ये गलत करके आ गए। तो भाई, आपकी कट ऑफ में इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस पेपर के हिसाब से तो आपको 50% चाहिए थे ना। खैर, आगे चलते हैं। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। यार देखो, ये कॉमन है, ये सिंपल सी चीज़ है। ज्योग्राफी में जब मृदा वाला टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो ये बार बार लाइन मिलती है कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ के बाद अगली मृदा का जो नाम आता है वो लाल मृदा है। तो इसको तो आप नहीं बोल सकते कि इसको क्या करना है, लेकिन हाँ, अगला लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे है। अब आप इसको कैसे गलत करेंगे? मान के चलो कि किसी महाराष्ट्र का, मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया, ये महाराष्ट्र का रीजन आप कर लिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब महाराष्ट्र के किसी एक जगह ये लाल मृदा है। ठीक है। और यहाँ से, सॉरी, ये मान के चलो ये लाल मृदा हो गई, और यहाँ से ये बोल रहा है कि उत्तर दिशाओं से दक्षिण और पूर्व दिशाओं से ऐसे घेरे हैं। तो पहली बात तो ये दिख रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा कर, मान के चलो ये यहाँ पर है और यहाँ पर इस तरीके से घेर ली इसको। तो फिर आप इसको गलत कैसे कर सकते हो? किसी एक राज्य में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में, कहीं पर भी थोड़ी सी जगह में, अगर वहां की थोड़ी सी जगह में लाल मृदा को काली मृदा दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेर लिया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो ना एग्जामिनर को, देखो भाई यहाँ पर घेरे हुए हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गलत होने के चांसेस इसके ना के बराबर है। ना के बराबर चांसेस क्यों है? क्योंकि भाई बहुत ऐसी जगह होंगी जहाँ पर लाल मृदा को काली मृदा 3 दिशाओं से घेरे होगी। किसी एक गांव में ही हो सकता है, या किसी एक जिले में हो सकता है, या किसी तहसील में हो सकता है। तो भाई ये आपका स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले हमने रूल बुक में पढ़ा है। रूल बुक में क्या पढ़ा है? रूल बुक में हमने देखा है कि क्या जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन उसके साथ जुड़ा है या नहीं, और वो चीज़ हमें देखनी है। तो इसमें वही था कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई चाय इसलिए गर्म नहीं है, चाय इसलिए गर्म नहीं हो रही है क्योंकि पानी ठंडा है, या पानी इसलिए ठंडा नहीं हो रहा है क्योंकि चाय गर्म हो रही है। तो इसमें भी सेम चीज़ है भाई, लाल मृदा है दूसरा बड़ा समूह, इसका इसका इससे क्या लेना देना कि काली मृदा उसको चारों तरफ से घेरे हुए है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो सी आ जाएगा इसका सही उत्तर। दोनों सही हैं बट दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ये। अब इसमें भी सेम थोड़े से वर्ड्स पर फोकस करना है जो हमारी रूल बुक कहती है। रूल बुक क्या कहती है? ये 4 शहर के नाम लिखे हैं, कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाईकनाल एंड भिलाई। एंड इसमें पूछा गया है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल पीरियड से, या मिडाइवल पीरियड से, एंशियंट पीरियड से। आप कुछ मत देखो, आपको बस यार एक नाम ढूंढना है, कांचीपुरम। बस, कांचीपुरम के बारे में तो आपको पता ही अच्छे से कि ये कांचीपुरम आप चोल काल में पढ़ते हैं, या ये कांचीपुरम दक्षिण भारत के जब इतिहास पढ़ते हैं तो कई बार आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत के, दक्षिण भारत के इतिहास। तो भाई कांचीपुरम तो आपका एंशियंट पीरियड हो गया, और जैसे एंशियंट हो गया आपने इन 3 ऑप्शंस को हटा दिया।
और बिना कुछ कहे आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमें ये कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान दिखे हैं। पहला क्या है, मैंगो शावर। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, आम्र वर्षा पहले है, दूसरी है फूलों वाली बौछार, तीसरी है काल बैसाखी, चौथी है लू। ठीक है, अब हमें तीन के बारे में नहीं पता है, लेकिन लू के बारे में तो पता है यार, हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, हमें अच्छे से पता है कि हम लू का सामना अभी भी कर रहे हैं या कर चुके हैं। मई जून में तो खूब लू चलती है, अप्रैल में ज़्यादातर। अब लू कहाँ चलती है, पंजाब से बिहार तक। अब जैसे ही हम पंजाब से बिहार तक गए, हमारे ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन सही बचा। सोचना ही क्या है इसमें, तो भाई वही है कि अभी तक हमने कितने सवाल देखे, ऑलमोस्ट 40 सवाल देखे। 40 में हमने 6 सवाल छोड़ दिए हैं, एक दो सवाल हमारे गलत भी हो गए हैं, फिर भी ओवर एंड ऑल आप देखो कि 40 में लगभग लगभग 30 सवाल आप सही करके बैठे हो। सिर्फ और सिर्फ कैसे, आपकी अवेयरनेस, मेंटल अलर्टनेस की वजह से और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से। 40वां नंबर सवाल, ये कुछ देश के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने अभी वर्ड मैपिंग की क्लास नहीं कराई है, अगर मैं कराता तो मैं ये चीज़ को ज़रूर कवर करता। ठीक है, लेकिन बस इसमें सिंपल सा है, खारतूम है वर्ड है, और खारतूम में ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों नदियाँ मिलती हैं आपस में, और वो सूडान की कैपिटल है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। मान के चलो आपको कुछ नहीं जाता, तो भाई मैं बोलूँगा इसको भी छोड़ दो, 7 सवाल आप छोड़ चुके हो अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं, आज 50 तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर सारे सवाल करेंगे तो चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ ना, तो वो आप आपके साथ मैं भी प्रॉपर तरीके से शेयर कर पाऊंगा। मैं तो चलो कर भी दूंगा, आप नहीं उसको समझ पाओगे। ठीक है, अब क्या कहा है कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। अब भाई जाहिर सी बात है कि ऊपरी गंगा मतलब गंगा रिवर कहाँ से निकल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो ऑलमोस्ट काफ़ी मैक्सिमम इससे कवर कर रही है, या केंद्रीय क्षेत्र को भी कवर कर रही है। मैपिंग वाली वीडियो मैंने आपको बाकायदे एक एक नदी कहाँ से गुजर रही है, किस जिले से गुजर रही है, कौन सी नदियाँ कहाँ गंगा में मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर आप मैपिंग वाली वीडियो, फिर वही है कि मैपिंग वाली वीडियो से ये चौथा सवाल है जो आप वहाँ से लिंक करके सही कर सकते हो, और एक ही वीडियो से, बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैपिंग की सारी वीडियो देखनी, एक ही वीडियो से आप लिंक करके सवाल ये चौथा सही कर सकते हो, इसलिए मैं मैपिंग को बार बार बोलता हूँ। खैर, अब इस क्षेत्र में तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। ठीक है, इमेजिन कर लिया कि गंगा नदी वहां से निकल रही है, इस वजह से विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140 से अधिक है। देखो भाई, वैसे तो स्टेटमेंट सही है ये, ठीक है, लेकिन हम अगर अपना लॉजिक लगाएं, ठीक है, तो अब इसको दो रास्ते हैं, या तो फिर आपने जो पिछला सोचा कि भाई एग्जामिनर आलसी और वो स्टेटमेंट को गलत कर देता है, ठीक है, एक ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको गलत कर देंगे, लेकिन इस आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। लेकिन अब छोटा सा लॉजिक लगाओ कि कृषि गहन सिंचाई गहनता, सिंचाई गहनता मतलब वो सिंचाई का कितना वितरण है, कैसा, एक तो वो है, और कृषि गहनता का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक साल में कितनी फसलें उगाई जा रही हैं। तो जब आप कृषि वाला टॉपिक पढ़ते हो तो वो यहाँ पर सीधा सीधा ये फैक्ट लिखे होते हैं, और इसने क्या किया है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर चीज़ें आपको फिर भी फंस रहे हैं, चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो मैं बोलूँगा आप स्किप कर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाइए। देन ये क्वेश्चन, इसमें कुछ दर्रे दिए गए हैं, तो समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, तो अब अगेन कि वैसे तो ऑल दो मैंने मैपिंग में ये चीज़ें कवर करा रखी हैं, ऐसा जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, तो आपका यहाँ बारालाचला दर्रा है, और यहाँ आपका रोहतांग पास है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में कवर कराई हैं, लेकिन फिर भी मान के चलो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी और क्वेश्चन आ रहे हैं आपको कवर करना है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, आप सीधे सोचो कि जो ऊपर होगा उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो जैसे हम भारत के इस टाइप से, अगर इंडिया के हम दक्षिण साइड जाते हैं, क्या बन गया ये, हाँ, तो भाई जो ऊपर की तरफ है नॉर्थ इंडिया में, उनकी ऊंचाई ज़्यादा है पहाड़ों की, फिर ग्रेटर हिमालय इस टाइप का, फिर इसके बाद आपका मिडिल हिमालय आ जाएगा, फिर शिवालिक श्रेणी आ जाएंगी। तो भाई जो ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा होगी, उसके बाद मिडिल हिमालय यानी पीर पंजाल की ऊंचाई कम होगी, शिवालिक की और कम हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत भी अगर लॉजिक लगाएंगे कि भाई बारालाचला पास ऊपर है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इसको ऊंचाई होगी, और रोहतांग नीचे है, तो रोहतांग की ऊंचाई कम होगी। तो अगर आप इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे जो रोहतांग पास है उसकी ऊंचाई कम है और बारालाचला की ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि ऑल दो ये टफ है सवाल, ये टफ है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी। बनिहाल पास भी मैंने आपको कराया था कि बनिहाल पास कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैंने कराई थी। बनिहाल पास आपका और ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये बनिहाल पास आपका जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। ओके, खैर, तो इसको भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो मैं बोलूँगा इसको भी आप छोड़ दो। अब अगला सवाल आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पूछ रहा है कि जूट
भारत का विशुद्ध पौधा है। अब जाहिर सी बात है कि जूट का अंग्रेज व्यापार करते थे, ये तो थोड़ा बहुत हमें पता है, तो ये तो सही है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य में काट लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सही भी है, कोई बात नहीं, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन इसमें जो रीजनिंग दी गई है, क्या वो सही है? जूट खरीफ का फसल है क्योंकि, या जूट भारत का विशुद्ध पौधा है क्योंकि जूट खरीफ की फसल है। तो इस हिसाब से जितनी भी खरीफ की फसलें होनी हो गई तो वो सारे भारत का विशुद्ध होने चाहिए, मतलब इंडिजीनियस क्रॉप होनी चाहिए वो भारत की, जितनी भी खरीफ क्रॉप है। क्या ये पॉसिबल है? भाई ये पॉसिबल नहीं है ना। तो दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगेन हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत टफ है, चीज़ें आ रही हैं तो आप जाइए, नहीं आ रही हैं आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सेफ खेलना है, कम करना है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ करना है। और देखो इसमें नो डाउट अभी एग्जाम को काफ़ी टाइम है, आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे उस टाइम तक। हम तो सिर्फ उस लॉजिक से चीज़ें देख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता तब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर तो चीज़ें आपको, तब तक तो आप काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर चुके होंगे फिलहाल। अब ये क्वेश्चन, भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुआ, आप इसको कैसे मना कर सकते हो कि आप क्या बोल सकते हो कि भारत में तुर्की आक्रमण सफल नहीं हुआ? भाई तुर्की आक्रमण सफल हुआ तब भी तो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान आ रहे हैं, तभी तो गजनबी गोरी आ रहा है भारत में, तो भाई ये सफल हुआ था, इसको हम गलत मान ही नहीं सकते हैं। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, अब ये बात भी सही है। अगर उत्तर भारत में राजनीतिक एकता होती, आपस में राजा लड़ नहीं रहे होते, तो तुर्की आक्रमण सफल ही नहीं हो पाता, सब मिलकर तुर्कों का सामना करते। चूंकि जयचंद जैसे लोग हैं और वो खुद ही बुलाते हैं गोरी को, ठीक है, और गोरी आगे पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, तो ये एकता होती जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में, तो क्या गोरी आक्रमण कर पाता? नहीं कर पाता। तो यही दोनों चीजें इसमें कही गई हैं और दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। अब बताओ इसके लिए कौन सी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, कौन से आपको क्रोनोलॉजी, कौन से युद्ध आपको रटने की जरूरत है? तो हिस्ट्री के सवाल देखो ऑल काफी काफी हद तक चीजें सही हैं हिस्ट्री में। 46 वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा, ये वैसे करंट अफेयर्स का है, बस हम थीम देख ले रहे हैं ताकि हम जब करंट अफेयर्स की चीज़ें शुरू करेंगे, जैसे कि मेरा प्लान है कि हम पीआईबी को मंथ वाइज डिस्कस करें और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से, ना कि कोई ऐसी मैगजीन उठा के डिस्कस करें कि हर एग्जाम के लिए वही मैगजीन बनाई जा रही है। मान के चलो घटना चक्र है, घटना चक्र तो वनडे एग्जाम के लिए बनाई जा रही है, वो घटना चक्र बनाई जा रही है आपके लोअर पीसीएस के लिए, घटना चक्र बनाई जा रही है आपके रेलवे जैसे एग्जाम के लिए, और वही घटना चक्र आप यूपी पीसीएस में पढ़ रहे हैं। नो डाउट हमारे पास विकल्प नहीं है और कोई, तो हमें वो पढ़नी पड़ रही है। लेकिन अब वहाँ के क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन में अंतर है। अब इस पर देखो सिंपल सा सवाल है, इस करंट अफेयर्स के सवाल का एनालिसिस करो। घटना चक्र में क्या ये चीज़ लिखी रहेगी कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ था, ये मैं मान सकता हूँ, ये लिखा होगा, ये सही होगा। लेकिन क्या ये लाइन लिखी होगी ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों का से संबंधित है? जाहिर सी बात है ये लाइन तो नहीं लिखी होगी। और विकसित देशों से संबंधित है, अगर ग्लोबल साउथ विकसित देशों से संबंधित होता, मान लो जैसे इक्वेटर है, साउथ की जो कंट्री है, यहाँ लैटिन अमेरिका जितनी भी हो गई, यहाँ अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज हो गई, ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज हो गए उनके लिए मुख्यतः, हालांकि ये कोई भौतिक रूप से विभाजन नहीं है कि वो विश्व रेखा के जितने नीचे हैं वो सब ग्लोबल साउथ हैं, साउथ कंट्रीज हैं, नहीं। ग्लोबल साउथ बेसिकली उनको बोला जाता है जो गरीब देश हैं, हम जैसे देश हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी देश, उनके लिए ग्लोबल साउथ वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, चूंकि अधिकांश संख्या में ये विश्वत रेखा के नीचे हैं, इसलिए इनको ग्लोबल साउथ वैसे मान लिया जाता है। तो इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला कि ग्लोबल साउथ विकसित देशों से संबंधित नहीं है, ग्लोबल साउथ है विकासशील देशों से। और अमूमन तौर पर देखो जब टू स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें दोनों के दोनों गलत हैं, इसकी संभावना मात्र 5% ही रहती है। मोस्ट ऑफ केसेस में कम से कम एक या दोनों सही होते हैं। अगर इसमें दूसरा गलत है तो इसमें पहला सही होगा। और फिलहाल ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसमें हम ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। अब ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संदर्भ में निम्न से संबंधित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी किस पर जोर देता है? किस पर जोर दे रहा है? ध्यान से सोचना कि कोई एक संगठन है, वो बार बार हर साल में 2 बार रिपोर्ट निकाल रहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसको कम करो। ये सारी चीज़ें आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, ये घटना चक्र में भी है, आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। बस वो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं देखना है। क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है।
भाई अगर क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त होती तो जनता क्यों हो हल्ला कर रही होती, क्यों सारे संगठन बोल रहे होते कि 150 बिलियन डॉलर दो, 50 बिलियन डॉलर दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, फंड ट्रांसफ़र करो, अगर पर्याप्त होती तो। अगली स्टेटमेंट क्या है कि गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। अब वैसे भी देखा जाए, मान लो हम लॉजिक नहीं लगा रहे, हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको क्या ये नहीं लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? सेम वो स्टेटमेंट जो हम पीछे पारिस्थितिकी निकेत के बारे में पढ़कर आए हैं, क्या बिल्कुल वैसे नहीं है? इस स्टेटमेंट की बात से और इस स्टेटमेंट की बात से दोनों विरोधाभासी हैं, और दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों किसी भी एंगल में नहीं से हो सकते हैं, सही केवल एक होगा। और जब सही केवल एक होगा तो तीव्र और गहरी निरंतर कटौती आवश्यक है, समान कटौती, सीमित कटौती पर्याप्त नहीं है, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। अब बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको कौन से डेटा फैक्ट, कौन सी मैगजीन की जरूरत पड़ी? क्या ये सिंपल चीज है आप पहचान नहीं सकते हो क्वेश्चन पेपर में? अगेन, अब पूछा गया अनाज उपज शब्द का क्या तात्पर्य है। अब देखो यार, सीरियल यील्ड है, ठीक है, अब कुछ भी हो, मतलब कोई भी लाइक किसी चीज़ की गणना करते हैं तो हर चीज़ की गणना करने के लिए आधार होता है। मान के चलो आपने स्पीड की गणना की, तो 1 घंटे में एक व्यक्ति अगर 40 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? इसी पर कोई अगर वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी होगी 12 मीटर प्रति सेकेंड, तो उसका आधार क्या होगा? सेकेंड। हर चीज़ का एक आधार हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनाज उपज का क्या तात्पर्य है? काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज की मात्रा। अब सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको नहीं भी पता तो भी सोचो कि अनाज उपज क्या हो सकती है, कि भाई काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित उपज की मात्रा। सही लग रहा है, सही है। किसी देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। मैंने क्या बताया कि भाई हर चीज में किसी न किसी बेस की, किसी न किसी आधार की जरूरत होती है। यहाँ कौन सा आधार है? कहीं से तो आधार होना चाहिए, कहीं से तो तुलना की जानी चाहिए कितने फसल का उपज है। तो भाई जब इस तरीके से आए, सिर्फ ये सिर्फ लॉजिक लगाना है, कोई भी आधार नहीं है, सीधी सी बात है कि भाई पहला सही है, दूसरा गलत है, और ऑप्शन आ जाएगा सी सही। अब अब ये चीज़ भी नहीं पढ़ी है, 49 नंबर क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, बस और बस कॉमन सेंस का यूज़ करना है। जुलाई सितंबर 2019 यानी इसके लगभग 6 महीने बाद लॉकडाउन लग गया है। जुलाई सितंबर 2022 यानी 2021 वाला लॉकडाउन खुल चुका है, और लॉकडाउन को खुले हुए 1 साल हो चुका है। यानी इस 1 साल में जो आर्थिक क्रियाएं थी वापस पटरी पर आने लगी हैं। जब ये लॉकडाउन लगा था तो बेरोजगारी दर अचानक से बढ़ गई, मान लो पहले 5% थी, अब वो बढ़ के 15-20% हो गई है, क्योंकि सब अब रोजगार सबके चले गए, वर्क फ्रॉम होम तो बहुत कम लोगों को चल रहा था, बस मौज थी सरकारी नौकरी वालों की, ठीक है। तो ये मान के चलो 20% हो गई, अर्थव्यवस्था पटरी पर आई, और अर्थव्यवस्था जैसे ही पटरी पर आई तो ये वापस से लोगों को, मजदूरों को काम मिलने लगा, फैक्ट्रियाँ चलने लगी, तो जो बेरोजगारी 20% थी वो 1 साल में अगेन घट के 5%, 7% तक आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो, अब क्या है कि इस बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सिंपल सा इसमें देखो, या स्थिर रही। भाई इन 3 सालों में न जाने कितनी चीजें हो गई, 2 बार लॉकडाउन लग गया, लग के हट भी चुका, तो बेरोजगारी दर कैसे सीमित रहेगी? मतलब ये तो एकदम फर्जी स्टेटमेंट है, ये तो गलत ही होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह घट गई। अब जाहिर सी बात है कि बीच में जो लॉकडाउन के टाइम पर 20% रही है, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के लॉकडाउन के तुरंत वाला फेज नहीं दिया है। एग्जामिनर ने जो फेज दिया है वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वाला दिया है, जब चीज़ें सारी ट्रैक पर आ चुकी हैं, तब वाला फेज दिया है उसने। तो अब जाहिर सी बात है, जब चीज़ें ट्रैक पर आ गई हैं तो बेरोजगारी दर घट गई है, तो ये सही है। और ये सही है तो आपका कहाँ है? 2 सही और 1 गलत है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में देखना है। अब देखो, पॉवर्टी काम है, ठीक है, गरीबी काम है। गरीबी काम कौन देखेगा? क्या विश्व बैंक देखेगा? नहीं देखेगा। गरीबी काम क्या आईएमएफ देखेगा? नहीं देखेगा। भाई आईएमएफ और विश्व बैंक का क्या काम है? विश्व बैंक का काम है कि भाई विकास बना रहे अर्थव्यवस्थाओं के मध्य, यूजुअली थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन इस स्टेटमेंट में आईएमएफ भी जुड़ा है। आईएमएफ का तो कोई लेना देना नहीं है, आईएमएफ तो देखता है देशों के बीच में व्यापार, अर्थव्यवस्था सही से चलती रहे। गरीबी से तो आईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है। चूंकि आईएमएफ इस स्टेटमेंट में जुड़ा है तो मैं इसको काट देता हूँ। फिर आता है डब्ल्यूएचओ, नाम से ही स्पष्ट है भाई, स्वास्थ्य संगठन है, तो वो स्वास्थ्य का काम देखेगा, ना कि गरीबी का। काट देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास 1 और 2 को हमने काट दिया है, 1, 2 काट दिया है, 4 सही है, 4 में तो सोचने की जरूरत नहीं है। और जब भाई रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो ये आता है ऑक्सफोर्ड वाला चीज़,
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। तो ये आपका सही है और इस हिसाब से आपका आंसर डी आ गया। तो भाई देखो कुल मिला के हमने 50 सवाल किए हैं। नो डाउट 2 से 3 सवाल ऐसे भी रहे होंगे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा किताबी नॉलेज एकदम घुसेड़ घुसेड़ के लगा दी है। 7-8 सवाल के आसपास हमने बोला है कि हम स्किप कर देते हैं और 1-2 सवाल हमारे गलत हो गए हैं। ठीक है, फिर भी अगर मान के चलिए कि हमने 35 के आसपास सही सवाल कर लिए हैं, मान लो 35 के आसपास सही कर दिए हैं, क्या ये स्कोर बुरा है? चीज़ें देखो, लॉजिक लगाओगे, रीजनिंग लगाओगे, पेपर उतना टफ नहीं है। ये टफ सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केट, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बना रखा है। टफ उन्होंने क्यों बना रखा है? क्योंकि वो आपको देंगे 10-10 टेस्ट सीरीज, 15-15, 20-20 टेस्ट सीरीज कराएंगे। ठीक है, जब वो 15-15, 20-20 टेस्ट सीरीज कराएंगे तो उनके पास ना तो क्वेश्चन बनेंगे उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने के लिए, और ना ही चीज़ें उनके पास बचेंगी कि वो जो पूछा जा रहा है वो पूछें आपसे। वो क्या करेंगे, अपनी टेस्ट सीरीज को टफ बनाने के लिए वो एकदम डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम गहराई पर, डीप। और वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, और जब वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे तो आप खुद का एनालिसिस करेंगे और आप बस उन्हीं टॉपिक में स्टक रहेंगे। ठीक है, जो टॉपिक आप कर नहीं पाए टेस्ट सीरीज के। एक्चुअल में PYQ क्या पूछ रहा है, एक्चुअल में आप कैसे एग्जाम हॉल में थिंकिंग अप्लाई करेंगे, आप वो काम कर ही नहीं रहे हो। आप PYQ को बेस बना के जो कोर एरिया है जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप उनको देख ही नहीं रहे हो। रिपीटेड थीम, आप उनको देख ही नहीं रहे हो। करंट अफेयर जो पूछने का नजरिया है वो टोटली बदल चुका है। ये तो 2024 का है, 2025 में और भी चेंज हो चुका है करंट अफेयर्स। अब जो करंट अफेयर्स है वो आज भी आप वन लाइनर पढ़ रहे हो कि किस देश के राजदूत को कौन सा अवार्ड मिला, या CBI SBI का कौन नया डायरेक्टर बनाया गया, सेबी का कौन डायरेक्टर बना है अभी, ये सब आप पढ़ रहे हो। भाई ये पूछना बंद कर दिया आयोग ने अपनी इज्जत बदल, अपना जो इज्जत है उसको बढ़ा लिया है आयोग ने, और आयोग ने अपना पैटर्न बदल दिया है। लेकिन आज भी आप इसी पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहे हो, और जब जब आप पुराने पैटर्न को लेकर चलोगे प्रीलिम्स से आप बहुत दूर होते चले जाओगे। खैर, हाँ, ये मेरा काम था जो मैंने किया। अभी भी 100 सवाल बाकी हैं, 100 सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर वीडियो को में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल में आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकूँ, आगे और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। जो 7 और 8 मैंने रूल्स बताए हैं, उन रूल्स पर चीज़ें और 1-2 रूल अगर और हमें शामिल करने पड़े तो हम उनको भी शामिल करेंगे, और चीज़ें जिससे कि हम आगे और डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और चीज़ें शेयर करता रहूँ। बाकी हम पेपर वाइज स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर सकते हैं कि हर पेपर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्स पढ़ने चाहिए। देखो भाई, आंख बंद करके टेस्ट सीरीज पर भरोसा मत करो। आजकल AI का ज़माना है। AI से जहाँ पहले ह्यूमंस दिन की 1 टेस्ट पेपर बना पाते थे, आज AI 100 टेस्ट पेपर बना देता है। और अगर आपको कोई 500 रुपये भी लेके ये टेस्ट पेपर बेच रहा है तो भाई इस स्कैम में मत फंसो। केवल बहुत ट्रस्टेड है वो बंदा, ये इंस्टीट्यूट, तो ही आप उनसे टेस्ट सीरीज लो, उस पर भरोसा करो। वरना मार्केट में मोर देन 90% लोग AI से अपना पेपर बनवा रहे हैं, AI से चेक करवा रहे हैं, AI से उसका डिस्कशन करवा रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आपके सामने परोस रहे हैं, और आप इसी चक्रव्यूह में फंसे हो। क्यों किसी का बार बार प्री निकल रहा है और क्यों किसी का बार बार प्री नहीं निकल रहा है? जिनका प्री बार बार निकल रहा है, आप उनसे एक बार पूछना जाके कि उन्होंने कितने टेस्ट सीरीज लगाए हैं, और अगर लगाए भी हैं तो वो कॉमन सेंस लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। खैर, तो इस वीडियो में इतना ही। चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर मोटिवेट रखने के लिए